48 घंटे के भीतर हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में किसानों के हित में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। कई वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम से किया गया बाहर। किसान इन वस्तुओं को अपने हित में कर सकेंगे भंडारण। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक। इस मामले में अगली सुनवाई होगी 12 जुलाई को। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के हुई पार। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। 1 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से हो चुके हैं ठीक। और अन्य प्रदेशों से अपने प्रदेश में लौट रहे श्रमिकों के लिए मनरेगा बन रही है संजीवनी। मनरेगा के तहत प्रदेश भर में 45 करोड़ कार्य दिवस किए जाएंगे सृजित। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। पिछले 48 घंटों के भीतर यह कैबिनेट की दूसरी बैठक थी। सोमवार को प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता भी की थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर के साथ किसानों के लिए बड़े और अहम फैसले किए गए। आज लिए गए फैसले में किसानों को एमपीएसपी से मुक्त कर दिया गया। अब किसान उपजी फसल को कभी बेच नहीं सकता है। सरकार के प्रवक्ता सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट में लिए गए फैसले को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि प्रत्येक मंत्रालय में एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल होगा। ये सेल प्रोजेक्ट संबंधी जमीन से लेकर पैसे की दिक्कत को दूर करेगा। किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा। ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को। ज्यादा कीमतों के गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने की किसान को अनुमति मिली है। यानी कोई निर्यातक है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है, तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा आज मिली है, जिससे सप्लाई चेन खड़ी होगी। भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, अत्यावश्यक वस्तु कानून, उसमें किसान हितैषी सुधार किए गए हैं और इसका परिणाम होगा कि किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू, ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। तय प्लान के अनुसार वो निर्यात कर सकता है, भंडारण कर सकता है। ये सब सहूलतें उसको मिलेगी। पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम देने का फैसला आज लिया गया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 11 जनवरी को वहां कोलकाता में की थी। सो टुडे वी हैव रीनेम्ड द कोलकाता पोर्ट एज कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। फार्माकोपिया कमीशन फॉर होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन है। आयुष मंत्रालय के 2 लैब्स है गाजियाबाद में। ये 2 लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है और इससे दिस विल इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, and it will ensure standardization of Indian and other drugs. आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया जा रहा है। यह भी निश्चित रूप से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
और किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश, और दूसरा हमारा मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं के करार के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश। ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं कि कृषि के क्षेत्र में मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा। मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहां पर ट्रेड हो सकती है, और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा, कानूनी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए अब उन्हें अपने राज्य के बाहर भी फसलों को बेचने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी बदलाव कर दिया है। सरकार के इस फैसले का जौनपुर के किसानों ने जोरदार स्वागत करते हुए इसे किसानों के हित में बहुत बड़ा कदम बताया है। किसानों ने कहा कि इस बदलाव से किसानों को उनकी मेहनत का लाभ सीधा मिलेगा। इस घोषणा से अब किसानों की कड़ी मेहनत की कमाई में बिचौलियों का काम खत्म हो गया है। सरकार की जो ये स्कीम आई है, ये स्कीम बहुत अच्छी है। इस स्कीम से सीधे किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको। किसान भाई अपनी फसल को पूरे भारत में कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हैं, जिस पे उनका कोई भी टैक्स नहीं लगना है। इसके पूर्व किसान अन्य राज्य या अन्य ज़िले में कहीं भी ले जाते थे तो उनका ज़िले वाइज या राज्य के सीमा पे जाकर के टैक्स लगता था, जिससे उनको काफ़ी जो नुकसान होता था। सरकार का जो स्कीम आया है किसानों के लिए, माल अपना कहीं से भी कहीं ले जाके बेच सकते हैं, और इस पर गवर्नमेंट ने टैक्स भी जो है जो लगता था चार्ज, उसको उन्होंने माफ़ कर दिया है। तो इससे किसानों के लिए बहुत फ़ायदा होगा और आगे चल के किसान इससे लाभान्वित होंगे। मोदी जी द्वारा जो ये किसानों के लिए फैसला लिया गया है, ये काफ़ी अच्छा है, किसानों के पक्ष में है। इससे किसानों को काफ़ी राहत मिली है, वो अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं, तो जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए राशन कार्ड धारकों को तत्काल राशन उपलब्ध कराए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। ज्ञातव्य है कि पूर्व में नए राशन कार्ड बनने पर ऐसे कार्ड धारकों को लगभग 2 माह बाद खाद्यान्न उपलब्ध हो पाता था। मुख्यमंत्री ने सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों के सहयोग के लिए शासन द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर अधिकारियों को क्वारंटीन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन का नियमित निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। श्री अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में हर स्तर पर सतर्कता और सक्रियता आवश्यक है। कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर को प्रत्येक दशा में कम रखना। उन्होंने आगरा, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद तथा फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेजों की उपचार व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। है कि हर हालत में राशन कार्ड जिनके पास भी ना हो वो अवश्य बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जो 4 राउंड राशन दिया गया है, 5वें राउंड का राशन बंट रहा है, इस पर संतोष व्यक्त किया और ये कहा कि 2 महीने में जो भी नए राशन कार्ड बन रहे हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। जरूरतमंदों को खाद्यान्न देने में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रदेश एक एक व्यक्ति के लिए तत्पर है
कि उसको कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जो हमारे 6 मेडिकल कॉलेज हैं ये सबसे सेंसिटिव हैं। जो 6 मेडिकल कॉलेज सेंसिटिव हैं वो है आगरा, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और फिरोजाबाद। मेडिकल कॉलेजेस में विशेष रूप से काम हुआ है। इस बीच में मेडिकल कॉलेजेस में एवं राज्य की केंद्रीय संस्थाओं में जो है 22 अपनी प्रयोगशालाओं में काम होना शुरू हुआ है। कुल मिला के 31 प्रयोगशालाओं में काम शुरू हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस की प्रयोगशाला में जो है अब काम शुरू हुआ है। और आपको बताकर ये खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार लगभग 11-12 ऐसे नए टेस्टिंग लैब्स के लिए भी टेंडर अब जो है मेडिकल कॉलेजेस द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कर दिया गया है, जिससे कि उनको हर हालत में आगे बढ़ाया जा सके। मेडिकल कॉलेजेस को मजबूत करने के लिए 52 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस में केवल बनाए गए हैं, जिनकी क्षमता 2500 से अधिक है। पूरे प्रदेश में लेवल 1 के 403 अस्पताल हैं, जिनमें 72,934 लोगों को जो है लोगों के लिए बेड की व्यवस्था हो गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 3,383 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 24 घंटों में 339 मामले सामने आए हैं और अब तक 5,257 लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 230 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में 339 नए प्रकरण सामने आए हैं, 339। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 3,383, 3383। अब तक कुल 5,257 लोग 5,257 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 230 लोगों की मृत्यु हुई है जो कोविड धनात्मक थे। प्रदेश में कल 9,322 सैंपल की टेस्टिंग की गई और अब तक प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट संपन्न किए जा चुके हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि उसमें कोई लक्षण आ रहे हैं, अगर आपको बुखार हो रहा है, अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तत्काल जिला चिकित्सालय जाएं या नज़दीक के सरकारी अस्पताल जाइए, सलाह लीजिए, अपनी जांच करवाइए और अगर संक्रमण पाया जाता है तो उसका इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए बिल्कुल संकोच न करें। अगर आप संकोच करेंगे तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। जो भी मामले जिनमें जटिलताएं आ रही हैं, उनमें यही देखा जा रहा है कि जो लोग विलंब से आ रहे हैं, जो अपनी बातों को छुपा रहे हैं, अपनी बीमारी को नहीं बता रहे हैं, उन्हें बाद में जटिलताएं हो रही हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने आज महाराष्ट्र के तट पर दस्तक दे दी। आज मुंबई से करीब 94 किलोमीटर की दूरी पर अलीबाग पर वो टकरा गया। मौसम विभाग के अनुसार निसर्ग तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया है। मुंबई में तूफान के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है और लोगों से घर में ही रहने की अपील की गई है। एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र के समुद्र तटों से लगते इलाकों से करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। DGIMD के मुताबिक तूफान रात तक कमजोर हो जाएगा। साइक्लोन निसर्ग अभी इंटेंसिफाई होकर आज सुबह एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है। इसका विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये नॉर्थ ईस्ट पर गति करके आज आफ्टरनून में ये तट को पार करेगा एंड तब इसका विंड स्पीड भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है, स्पेशली ओवर थाने, रायगढ़ और मुंबई डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग है, वहां भी विंड स्पीड आपका 80 to 90 kmph हो सकता है और पालघर डिस्ट्रिक्ट में भी। और गुजरात का जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट और नवसारी डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी विंड स्पीड 60 to 80 kmph तक हो सकता है। लैंडफॉल होने के बाद लगभग 6 घंटा तक इसका साइक्लोन इंटेंसिटी रहेगा, इसलिए मिडनाइट के बाद ये वीक हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाकर डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा।
देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग लगातार जारी है और केंद्र सरकार इस महामारी से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है, जबकि 1 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,815 हो गई है। और अब दुनिया भर में कोरोना की एक नजर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 63 लाख के पार हो गई है। अब तक 63,02,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या 3,076 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 18,11,000 के पार है। वहीं मृतकों की संख्या 1,05,000 से अधिक हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये योगी सरकार को एक तगड़ा झटका है। सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी। सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल में जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यर्थियों को बहुत राहत मिलेगी। ये आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाओं की पिटीशंस के एक साथ सुनवाई करके पारित किया है। कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया है। याचियों ने घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर प्रश्न उठाया था। कोर्ट ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी व यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था, जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्र, एचजीएस परिहार, सुदीप सेठ आदि ने अपना पक्ष रखा। 69,000 असिस्टेंट टीचर के लिए, जिसका इन्होंने आंसर शीट निकाला था 8/5/2020 को। उसको हम लोगों ने यहाँ चैलेंज किया था 80/56/2020 सर्विस सिंगल में, जिसको आज ऑनरेबल जस्टिस आलोक माथुर जी ने स्टे किया है। इन्होंने कल उसका रिजल्ट निकाल दिया और ये 6 तारीख को नियुक्ति पत्र दे गए थे, लेकिन उन्होंने 8/5/2020 के बाद जितने भी नोटिफिकेशन हैं उन सबको स्टे करते हुए एक्सपर्ट कमेटी को जो भी हमारे ऑब्जेक्शंस थे 6 क्वेश्चंस पर, वो रिकमेंडेशन भेज दिया है यूजीसी को। यूजीसी उसको वेरीफाई करके सही है या गलत है हमारे रिकमेंडेशंस को, उसको 12 जुलाई को डेट फिक्स की है। 12 जुलाई तक कोई भी वैकेंसी, इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी जो भी नोटिफिकेशन 8/5/2020 के बाद जारी किए गए सभी पर रोक है। एमएसएमई की नई परिभाषा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के मोहर लगाने के बाद एमएसएमई की 14 वर्ष पुरानी परिभाषा बदल गई। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड को कमेटी ने मंजूरी भी दे दी। कमेटी द्वारा फंड की मंजूरी के बाद व्यापारियों में खुशी की लहर है। रायबरेली के व्यापारियों ने सरकार के इस कदम का खुले मन से स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते बाजार में पैसा फंसा होने के कारण व्यापार में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस पैकेज की मंजूरी के बाद आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद भी मिलेगी। वहीं रायबरेली की उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि सरकार के इस फैसले से जिले के उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे व्यापारियों को बहुत सहूलियत मिलेगी। इस मुसीबत के समय में 20,000 करोड़ का जो पैकेज मोदी सरकार द्वारा दिया गया है, हम लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा और हम व्यापारी लोग पूरी ऊर्जा के साथ अपने घाटे को कवर करेंगे, अपने बिजनेस को कवर करेंगे। अभी वर्तमान में हमारी सेल की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कारखाना चालू हुआ है लेकिन पब्लिक ज़्यादा नहीं निकल रही है, मार्केटिंग नहीं हो रही है, तो हमारे बिजनेस में अभी भी प्रभाव बना हुआ है। मैं अपने प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो व्यापारियों के हितों के लिए सर्वप्रथम उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। आज़ादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला जिसने वास्तव में हमारे दुख दर्द को समझा, और जो इन्होंने पैकेज दिया, इस पैकेज ने निश्चित रूप से हिंदुस्तान के उद्योगों को कब्रिस्तान के रूप में बदलने से रोका है और उनको एक नई संजीवनी प्रदान हुई।
एमएसएमई का दायरा अब बढ़ गया है। उसमें जो हमारी सूक्ष्म यूनिट है उसमें कम से कम अगर प्लांट एवं मशीनरी में 1 करोड़ तक का निवेश है तो वो हमारी सूक्ष्म यूनिट कहलाएंगी, और लघु यूनिट वो होंगी जिनमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश है, और मध्यम वो होंगी जो 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का प्लांट एवं मशीनरी में निवेश है। इससे क्या होगा कि जो हमारी एमएसएमई के अंतर्गत जो पहले यूनिट आती थी, अब उन यूनिट्स का दायरा बढ़ गया, उनकी संख्या बढ़ गई, और जो एमएसएमई के अंतर्गत जो पहले योजनाएं चलाई जाती थी अब उन योजनाओं का लाभ इन यूनिट्स को भी मिलेगा। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिससे एक बार फिर केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने वाले फैसले लिए हैं, जिसका बरेली जिले के किसानों ने स्वागत किया है। सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। धान की फसल में 53 रुपये वृद्धि कर 1868 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिए जाएंगे। वहीं दलहनी फसलों के समर्थन न्यूनतम मूल्य, जिसमें ज्वार 2620 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा 2150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा चालू खरीफ सीजन से पहले फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से किसान बेहद खुश हैं। दलहनी तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में उनकी खेती में लागत के मुकाबले 50% बढ़ाते हुए उड़द में 300 और अरहर में 200 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। कांदरपुर के किसानों ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि फसलों का मूल्य बढ़ने से निश्चित ही हम किसानों की आय बढ़ेगी और हमारे परिवारों में खुशहाली आएगी। मोदी जी ने पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर समय किसान हित की बात करते हैं। हम सभी उनके हर फैसले का स्वागत करते हैं और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम उमरसिया के रहने वाले हैं। ऐसा है, मोदी जी ने जो ये हमारी फसलन के दाम जो बढ़ाए हैं जे बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ से कुछ ना कुछ हमारे लिए पैसा बढ़ के मिलेंगे अब हमारी फसलन के, और हम लोग किसानन के हित में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम जैसा मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे धान के रेट जो हैं अब बढ़ के मिलेंगे हमारे लिए। देखिए साहब, ये कहीं ना कहीं जो फैसला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है किसान हित में, ये कहीं ना कहीं सही और अच्छा है। कहने का मतलब जो हमारा किसान पहले जो है मतलब जो मूल्य मिल रहा था कहीं ना कहीं उससे निराश था। अब जो मूल्य जब मिला है किसान को बढ़ के मिला है, करीब 14 खरीफ की जो फसलें हैं उन पर जो मूल्य मिला है वो बढ़ के मिला है। उससे हमारा देश का जो किसान है वो समृद्ध होगा। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में फैसला लिया है, जैसे कि जो हमारी जो खरीफ फसलें के समर्थन में मूल्य बढ़ाने के लिए जो फैसला लिया है, इससे किसानों के लिए काफ़ी लाभ मिलेगा और किसानों के घर में खुशियाँ आएंगी। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन ने जिले के हजारों लोगों की रोजी रोटी की जुगाड़ को ठप कर दिया था। लेकिन लॉकडाउन की इस संकट की घड़ी में कुछ ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने आत्मनिर्भर बनने की ठानी और खेती को अपनाकर बेतहाशा गर्मी व चिलचिलाती धूप में भी हाड़तोड़ मेहनत कर खेत में मूंग, मक्का और मूंगफली की खेती कर डाली। ऐसी ही कहानी है चित्रकूट के करवी विकास खंड के अहमदनगर गांव में रहने वाले राम अवतार, देवीदयाल, राम मिलन और मल खान की। लॉकडाउन के पहले कोई डंपर व वैन चलाकर, कोई गुमटी लगाकर परिवार का गुजारा कर रहा था। लॉकडाउन में डंपर वैन खड़े हो गए, गुमटी भी बंद हो गई, जिससे सभी बेरोजगार हो गए। ऐसे में इन सभी ने एक साथ मिलकर आत्मनिर्भर बनने की ठानी और सामूहिक रूप से इस लॉकडाउन के अवसर में बदलकर खेती कर अच्छी फसल पैदा कर डाली। इन सभी ने रात दिन हाड़तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा अब सामने देखने को मिल रहा है। 1 माह के भीतर ही मूंग की फसल लहलहाने लगी और उनमें फलियां भी लग गईं। सभी अब खेतों में खुद की मेहनत से लहलहा रही फसल को देखकर उत्साहित हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हमारे बच्चे भूखों मरने लगे। पैसा था नहीं तो फिर सेठ जी से मिले। हम सेठ जी से मिले तो हम कहा बाबू जी अब क्या किया जाए, बताइए कुछ काम धंधा का, खेती कर सकते हो? मैं कहा हाँ सर कर सकते हैं। लड़के बच्चे से बस लड़के बच्चे से आ गए खेत में, खेती किया, बनाया खेत को, फिर बिया दिया सेठ जी, हम अपना बोआ दिए। डाउन होने के कारण हमने भैया के पास आए। हमने सोच लिया कि यार क्या करें, अब हमको काम धाम तो मिलता ही नहीं है, तो हमने खेती होती करने के लिए विचार सोच लिया। जब विचार सोचा तो हमने भैया के पास आए तो भैया ने हमको कहा कि चलो ठीक है, अपनी व्यवस्था हम करा रहे हैं और आप करिए खेती। हमने फिर बीज खरीद के लाया, फिर उसको हमने बोया, उसको हमने तैयार किया। खेत मालिक योगेश जैन बताते हैं कि इन सभी ने जब बेरोजगार होने के बाद अपनी पीड़ा बताई तो उन्होंने सभी को खेती की सलाह दी।
आज सभी ने सामूहिक रूप से इस लॉकडाउन को अवसर में बदलकर खेती करके एक अच्छी फसल पैदा की है। पड़ोस के ही मजदूर लोग थे, ये अचानक जब लॉकडाउन हुआ तो ये बेरोजगार हो गए और ये यहाँ पे हमारे गौशाला डेयरी इसमें आए और कहा कि भैया अब करें तो करें क्या, घर में भी भुखमरी हो गई और आगे की भी नहीं उम्मीद दिख रही कि लॉकडाउन महीने 2 महीने 3 महीने कब खुलता है। तो एक सलाह बनी और उप कृषि निदेशक टीपी शाही जी आए, उन्होंने कहा कि अगर सब लोग सम्मिलित खेती करें और मूंग वगैरह की फसल बोएं तो इस लॉकडाउन से भी और भुखमरी दोनों से मुक्ति मिल सकती है। तो कोई पेंटर की गिरी करता था मजदूरी, एक डंपर का ड्राइवर था, एक फल का ठेला लगाता था, एक चाय पान वाला था, एक गृहिणी थी। इस तरह करके 7-8 जनों ने मिल के एक पूरा प्रयोग कर डाला और मूंग और मकाई की और मूंगफली खेती की, जिसमें कि फसल में दाने भी आ गए हैं और उम्मीद है कि एक किसान जो बन गया है, आज मजदूर से किसान बन गया, अपनी मट्टी में लौट आया है, तो 20 से 25 हज़ार रुपये इन 2 महीनों में वह अपनी आय बना लेगा। लॉकडाउन के कारण अपने गांव लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को सरकार द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की इस व्यवस्था से इस महामारी में बेरोजगार हुए मजदूर और कामगार परिवारों के लिए काफी राहत भरी है। सोनभद्र जिले के पहाड़ी और दुरूह क्षेत्रों में लौटकर आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए शासन के निर्देश पर आपूर्ति विभाग द्वारा उन्हें अस्थायी राशन कार्ड बनाकर निःशुल्क गेहूं, चावल और चना उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि इस आपदा की घड़ी में मजदूरों के परिवारों के लिए आर्थिक संबल बना हुआ है। जिले के आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर राकेश तिवारी ने बताया कि अभी तक लगभग 20,000 प्रवासी मजदूर जिले में आ चुके हैं, जिन्हें सुविधा प्रदान की जा रही है। हालांकि इन प्रवासी मजदूरों में अधिकांशता पहले से ही अपने परिवार से राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर शेष बचे हुए लोगों के अस्थायी राशन कार्ड बनाकर निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरे पास राशन कार्ड है या सरकार की सरकार की सुविधा मिली हो, इसी के अंतर्गत मेरे को फ्री राशन कार्ड गल्ला मिल रहा है। 12 किलो गेहूँ, 8 किलो चावल, 1 किलो चना मिल रहा है। सरकारी सुविधा बहुत अच्छा है मजदूरों के लिए, सर इससे मजदूरों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। 19,480 प्रवासी मजदूर लगभग अभी तक जनपद में पहुंच गए हैं। जो लोग इस योजना से वंचित हैं उनको हम लोग अस्थायी राशन कार्ड दे रहे हैं। इन अस्थायी राशन कार्डों पर वितरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। इनको प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न अर्थात 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 किलो चना भी निःशुल्क दिए जाने का निर्देश है। अगले 2 महीने तक यह वितरण कराया जाएगा। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। अड़तालीस घंटे के भीतर हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में किसानों के हित में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। कई वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम से किया गया बाहर। किसान इन वस्तुओं को अपने हित में कर सकेंगे भंडारण। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक। इस मामले की अगली सुनवाई होगी 12 जुलाई को। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के हुई पार। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। 1 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से हो चुके हैं अब तक ठीक। और अन्य प्रदेशों से अपने प्रदेश में लौट रहे श्रमिकों के लिए मनरेगा बन रही है संजीवनी। मनरेगा के तहत प्रदेश भर में 45 करोड़ कार्य दिवस किए जाएंगे सृजित। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत में अत्यंत गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, ईंधन का अत्यधिक उपयोग और पेड़ों का कटना भी इसका कारण है, और भविष्य में गर्मी बदतर होगी। लू बेहद खतरनाक है और ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं